हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है एक घमंडी राजकुमारी की। तो दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी हमारी शुरू होती है एक मुगल बादशाह के महल से। एक बहुत बड़े राजा थे। उनकी शहजादी जो थी हुस्न बानो, वो हुस्न बानो उसका नाम था और वैसे ही वो रूपवती थी। बहुत ही ज़्यादा सुंदरता में इतनी आगे थी कि उसके सामने जो है अच्छे अच्छे होके छक्के छूट जाते थे। देखने के लिए होड़ लगती थी कि राजकुमारी को कैसे देखा जाए। लेकिन राजकुमारी चूँकि वो रूपवती भी थी और घमंडी भी थी और मुगल शासक की बेटी थी, तो वहाँ पे इतनी पाबंदियाँ थी, इतने कड़े पहरे रहते थे कि कोई उसे देख नहीं सकता था। हमेशा वो पर्दे में रहती थी। एक बार ऐसा हुआ कि जब वो निकलती थी बाहर, कभी भी उसका जहाँ कहीं भी मन होता वो जाती। एक बार उसकी शाही सवारी जा रही थी बाहर। जैसे ही उसकी सवारी निकलती तो जो उसके सैनिक सिपाही जो भी उसके उसमें लगे होते थे पहरेदारी में, और उसके साथ साथ जो चलते थे सेवक लोग, वो आगे से रास्ता बनाते हुए, पहले के जमाने में लोग ऐसा ही करते थे कि जैसे ही बादशाह की सवारी होती थी या राजा जो भी मतलब रानी या जो भी उसके बेटे बेटे जो भी होते थे, उसके लिए जो ऐसा ही किया जाता था प्रबंध। तो जब भी वो राजकुमारी आगे निकलती तो शाही सवारी का ऐलान करते हुए उसके जो सेवक होते थे सिपाही लोग, सब उसको रास्ता बिल्कुल इधर खाली उधर खाली। ऐसे ही जब वो चली जा रही थी तो एक मछुआरा था, बहुत ही बूढ़ा था। वो इतना ज़्यादा बूढ़ा था कि वो अच्छे से मतलब बहुत जल्दी नहीं चल पाता था। उसने टोकरी रखी हुई थी अपने सिर पे, उसमें कुछ मछलियाँ थी। तो जो बादशाह के सेवक थे वो शहजादी के साथ लगे हुए थे, वो वहाँ की रास्ता खाली करा रहे थे। रास्ते में जब वो बूढ़ा चलते चलते आ गया, उसे कहा कि वहाँ से हटो। उसको बहुत तेज से पुकारा कि अरे बूढ़े हटो वहाँ से, और हमारी शहजादी आ रही है। लेकिन बूढ़ा इतना बूढ़ा था कि वो उसके हाथ भी थोड़ा बहुत हिल रहे थे। तो जैसे जैसे वो हटने को वैसे कोशिश करी, उसकी टोकरी नीचे गिरी और सारी मछलियाँ नीचे गिर गई। मछलियाँ तड़पड़ाने लगी और उसने सोचा मैं मछली जल्दी जल्दी भर लूँ और साइड में हट जाऊँ। लेकिन तब तक उसके दो सिपाही आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। बूढ़े तू यहाँ क्या कर रहा है, इस तरह से करके उसको डांटने लगते हैं। उसी वक्त जो है राजकुमारी का हाथी भी आगे आ जाता। राजकुमारी गुस्से से कहती है सैनिकों इसे पकड़ो बूढ़े को और इसको ले जा करके कारागार में डाल दो। और तब तक जो है बूढ़ा नहीं हट पाता। फिर उसको क्रोध आ जाता है, बहुत तेजी से बोलती है इसको कारागार में बाद में डालना, पहले इसकी गरम सलाखें करके आंखें फूंक दो, क्योंकि इसने मुझे देखा है और यहाँ से हटा नहीं है। अब वो बूढ़ा जो था बहुत थर थर कांपने लगता है। कहता राजकुमारी रहम की भीख मांगता हूँ, मुझ बूढ़े पे रहम करो, मेरी उम्र को देख करके रहम करो। इस तरह से बहुत गिड़गिड़ाता है। लेकिन राजकुमारी नहीं मानती है और आदेश दे करके वो आगे बढ़ जाती है। उसके सिपाही जैसे ही उसको उठाने को उठते हैं, वैसे ही उसको वहाँ पे एक नवयुवक आता है बहुत ही सुंदर सा, और आकर के उसकी मछलियाँ उठाने में उसकी मदद करने लगता है। तो सैनिक जो होते हैं वो उसको पकड़ते कहते बूढ़े तुझे अभी भी मछली उठाने की पड़ी है, जब शहजादी ने तुझे कह दिया है आंखें निकाल ली जाएंगी और ये इतनी सजा मुकर्रर की जाती है, तो यहाँ से मछली उठाने में लगा हुआ है। लेकिन वो जो युवक होता है वो फिर भी उसकी टोकरी भर देता है और उसको जो है हटाने की कोशिश करता है। लेकिन सिपाही उसे भी पकड़ लेते हैं और कहते हैं इसको जेल में डाल दो। लेकिन वो जो युवक होता है वो किसी तरह से वहां से निकल जाता है। वो उसके सिपाही जो होते हैं, वो सैनिक जो होते हैं, ले करके चले जाते हैं। उसको बूढ़े को ले जा करके कारागार में डाल देते हैं। अब जो युवक वहां से चला तो जाता है, मन ही मन सोचता, भीड़ में वो गुम हो जाता है। सोचता है कि इसको मैं सबक सिखा के रहूंगा, इतनी घमंडी राजकुमारी है, इसे जो मैंने ना सबक सिखाया तो मुझे चैन नहीं। और वहां से जाते हुए चला जाता है, भीड़ का फायदा उठाते हुए निकल जाता है। राजकुमारी चली जाती है अपने महल में और उस बूढ़े को कारागार में डाल दिया जाता है। बूढ़ा बेचारा इतना बूढ़ा था कि बहुत परेशान करे तो क्या करे, लेकिन कुछ हो नहीं सकता था। अभी राजकुमारी वहां पे जो सोती थी तब भी उसके साइड में पहरेदार खड़े होते थे। किसी को भी इतनी वो नहीं थी कि उससे कोई बात कर सके। वो जहां भी जाती अकड़ ही दिखाती रहती। इतनी अकड़ में वो रहती थी कि उसको अपने माता पिता के जो वहाँ की सल्तनत थी, उसका वो मालिक था, इससे वो बिल्कुल भी किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। अब राजकुमारी धीरे धीरे जो है उसकी और जिद्दें बढ़ती चली आती। लेकिन किसी तरह से राजकुमार को जो है वहाँ जो और लोग थे उन लोगों ने कहा कि अरे राजकुमारी तुम यहाँ पे सोती हो तब भी सैनिक रहते हैं, अच्छी बात नहीं है। तो अपने माता पिता की वो बात मान लेती है और उन सैनिकों को वहाँ से हटा देती है। अब जो कि वो जो युवक था बाहर उससे बदला लेने की सोच रहा था या उसका गुरूर तोड़ने की बात जो सोच रहा था, वो ये सोचता किसी तरह से भी ये सैनिक वहाँ से हटे और मैं जाऊँ वहाँ पे कुछ राजकुमारी को सबक सिखाऊं।
इसी तलाश में वो एक दिन फिर महल में गया देखने के लिए कि कितने सैनिक वहाँ पे, देखा जा करके महल पे ये लाइन से सेवकों की और सैनिकों की लाइन लगी पड़ी है कि किस तरह से वो बच के जाए। लेकिन एक दिन उसको मौका मिल जाता, जिस दिन वो शहजादी जो है अपने सैनिकों को वहाँ से हटा देती है और अकेले सोने लगती है। वो बेड पे अपने अकेले सोई है बिस्तर पे, देख वो जाता है चुप चुपा के, पहुंच जाता महल में, पहुंच जाता जहाँ पे शहजादी सोई होती है। वहाँ पे जाकर के वो देखता क्या है कि सभी जगह बहुत अच्छी लाइट की व्यवस्था है, बढ़िया से अच्छे से चिराग वगैरह सब जल रहे हैं। लेकिन एक उस पर तिपाही पे उसने देखा कि एक हीरा जो होता है रेड कलर का ऐसे रखा हुआ, उसको जो है वहाँ से रोशनी निकल। उसने सोचा अरे ये तो बिल्कुल रतन लाल है। उसने उसको क्या किया, उठा लिया, अपने उसमें थैली में डाला, अंदर से झोली बनाए हुए था, रखा और वहां से गायब। निकल आया और वहां पे हो गया अंधेरा। जब अंधेरा हो गया, थोड़ी देर के बाद जब सुबह हल्की सी होती है, थोड़ी सी रोशनी कम हो जाती है जब, और ऊपर से वो रतन लाल उसने उठा लिया था। जब उसकी कमरे की या जो आसपास जो था माहौल वहाँ का, जब रोशनी कम हो गई तो अंधेरा सा दिखने लगा। अब शहजादी उठी, चीखने लगी कि ये कहाँ, वो सब गायब हो गया, रतन लाल हमारा कहाँ चला गया, यहाँ अंधेरा कैसे। इतनी तेज से चीखने लगी कि सारे सैनिक वहाँ दौड़ करके उसके पास गए कि क्या हुआ शहजादी, क्या हुआ, हुक्म करे। वो कहती खामोश रहो, हुक्म करें, यहाँ से रतन लाल चोरी हो गया, तुमको पता भी नहीं चला। अब इधर जो है राजा और रानी दोनों जो दौड़ते हुए वहाँ पहुँचते हैं अपनी पुत्री के वहाँ पे महल में कि ये क्या शोर कैसा मच रहा है, क्योंकि सभी लोग उनको बताते हैं। महारानी कहती है हमारी पुत्री को क्या हो गया, पूछती उससे तो वो माँ रो के वो उसका इतना बुरा हाल, कहती है कि माँ मेरा जो है रतन लाल को चोरी ले गया। महाराज को देखो तो इतना तेज क्रोध हुआ, क्योंकि जैसी पुत्री थी वैसे पिता भी था, वो भी बहुत ही क्रूर, निहायती क्रूर, एकदम इतना तेजी से गुस्सा होता है कि जैसे ही बन पड़े वैसे उसको पकड़ के लाया जाए। अभी दूर नहीं गया होगा महल से, क्योंकि अभी जो सुबह का ही वक्त हुआ है। चारों तरफ सैनिक दौड़ाए जाते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। जब नहीं मिलता है तो जब सुबह को दरबार सजता है तो जो महाराज होते हैं वो घोषणा करवा देते हैं मुगल बादशाह कि जो कोई उस रतन लाल के चोर को पकड़ के लाएगा उसको मैं अपना वो मुंह मांगा इनाम ले, जो वचन चाहे वो ले ले हमसे। तो अब बहुत ढूंढते सैनिक लेकिन नहीं मिलता। 2-1 दिन जब बीत जाते हैं, उधर वो युवक इतना खुश होता है उस रतन लाल को देख करके, जब उनकी मुनादी सुनता है मुगल बादशाह की, वो जाता है उनके दरबार में और वहीं पे उनसे जाता है, बड़े अदब से जो है उनको नमस्कार करते वहीं पे बैठ जाता है। अब बादशाह पूछते हैं कहो भाई कैसे आए हो, तो उसने कहा कि मैं ये करके आया हूँ, मैंने ही चोरी करी थी। अब चूंकि वो राजा थे बहुत तेज गुस्सा हुए कि तुमने चोरी करी थी, तो उसने कहा हाँ मैंने चोरी करी थी, लेकिन आप जो है अपने कॉल के मुताबिक हमारा वचन जो है वो पूरा करिए। तो महाराज कहते हैं बताओ भाई क्या तुमने चाहिए, तुमने किस लिए इसको चुराया था। तो उसने कहा वो मैं बात बताऊंगा, पहले आप मेरे वचन पूरा करिए। तो महाराज कहते हैं बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहने लगा कि जिस सड़क उस पे जो मुसाफिर था वो बूढ़ा व्यक्ति सड़क पे मिला था और राजकुमारी ने उसको आदेश दिया था कि उसकी आंखें निकाली जाए, फिर उसको जो है सलाखों से फोड़ के आंखें और वहां पे सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, उसे आप मुक्त कर दीजिए कारागार से। 2 दिन हुआ था, अभी उसकी आंखें तो फोड़ी नहीं क्योंकि उसी रात की घटना हो गई थी। तो वो बूढ़ा सही सलामत था, तो क्योंकि वो कॉल कर चुका था बादशाह, तो उसको मजबूरन उस बूढ़े को छोड़ना पड़ा। लेकिन वो गुस्से से भरा हुआ था, उसने कहा कि ठीक है उस बूढ़े को तुम छोड़ देंगे, लेकिन तुमने चोरी की, तुमको जो है सलाखों के पीछे हम फेंक देंगे बिल्कुल। उसने लेकिन ये बताओ तुमने क्यों चोरी किया था। उसने कहा था मैंने चोरी किया था राजकुमारी का घमंड तोड़ने के लिए। क्योंकि ऐसे कैसे घमंड तोड़ने की तुमने चुरा लिया, और तो तुम्हारे सैनिक तो कुछ भी नहीं मेरा बिगाड़ पाए। अब राजा बहुत आग बबूला कि तुम मुझे बंद तो कर दोगे, ठीक है सलाखों के पीछे डाल दो, लेकिन मैं परसों सुबह तुम्हारा ताज लेके यहाँ से गायब हो जाऊंगा, तुम मुझे भूल हो जाऊंगा, जान भी नहीं पाओगे। अब महाराजा और आग बबूला कहते इसको सलाखों के पीछे डालो और इस पे इतना कड़ा पहरा लगा दो कि इसको जो है बिल्कुल निकलने का मौका ना मिले। अब राजकुमार तो वो जो चला गया वहां अंदर, जो युवक था, सभी लोग बहुत परेशान कि ये कैसे इतनी बड़ी बात कह दिया। अब महाराज को तो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है ये कुछ ऐसा कर बैठे और मेरे यहाँ पे जो है पुली थूथू हो जाए। वो राजा को यही चिंता हो रही थी ऐसा ना हो कि हमारी बहुत महल में बदनामी हो। तो अब उन्होंने उसके तरफ से बहुत कड़े पहरे लगा दिए, पूरे राजमहल से ले करके और जो जहाँ पे उसको हिरासत में लिया हुआ था, कैद खाना था, बहुत सख्त पहरा। अब जो वहाँ का वजीर था वो भी बहुत परेशान कि हमको ही परेशान किया जाता। जो वहाँ पे दरोगा नियुक्त किया गया था कारागार में, उसे कहा गया कि इसका विशेष ख्याल रखना, अब कल की ही बात है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो बड़ी बदनामी होगी। अब वहाँ पे युवक जो पहुंचा वो मन ही मन बहुत खुश कि अब तो जो होना है वो तो हो ही गया, मैं जिस मकसद से आया था वो पूरा होके रहेगा। इधर जो शहजादी थी वो भी आराम से रह रही थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये क्या,
दूसरे दिन जो पहरा और ज्यादा बढ़ाया और सुबह को कहा कि इसको फांसी दी जाएगी, क्योंकि महाराज ने मुकर्रर किया था उसके लिए फांसी कि अगर ये ऐसा कुछ होता है इससे पहले ही इसको फांसी दे दो। लेकिन उसने कहा तुम फांसी मुझे क्या दोगे, मैं तो पहले ही तुम्हारा जो है महल से निकल कर तुम्हारा ताज चुरा ले जाऊंगा। अब युवक ने जो ये धमकी दी थी इसके चलते उस कड़े पहरे के इंतजामात किए थे, बहुत ज़्यादा इंतजामात किए थे, लेकिन लेकर के पहुंचे। सुबह सुबह हुई, महाराज ने कहा कि वजीर जाओ उसको लेकर के आओ। अब दरोगा को मिल करके वजीर बोला जाओ जल्दी लेकर के आओ उसको कारागार से बाहर। दरोगा गया भागते हुए, उसको निकाल के वहां से ले आए जा करके। जैसे ही वो पहुंचा फाटक पे, देखता क्या है वहां पे हथकड़ी बेड़ी सारी पड़ी हुई हैं और वो युवक वहां से फरार। वजीर ने ये जो है किस्सा आकर के राजा को सुनाया। अब बादशाह आग बबूला हुए, लेकिन वजीर का महाराज रुको, पहले मैं एक चीज देख लूं, तसल्ली कर लूं। महाराज को भी शक हो गया कि जरूर ऐसी कोई बात है, लेकिन वजीर तो देखने गया था कि महाराज का ताज है या नहीं है महल में। देखने गया कि महाराज का ताज भी गायब, महाराज का ताज गायब और वो युवक फुर्र वहां से गायब चला गया। अभी जो है महाराज बहुत परेशान, लेकिन उस दिन तो गुजर जाता, शाम होती है, राजकुमारी सोई हुई होती। सुबह को जो है सुबह जाते हैं उसको शहजादी को उठाने के लिए, तो देखते क्या है शहजादी के महल में कोहराम मचा हुआ कि ये क्या है। राजा रानी तुरंत दौड़ते हुए आते हैं, देखते कि हाँ उनकी पुत्री शयन जो जिसपे वो सोती थी उस पे वो नहीं है और नीचे गिरी पड़ी है और मृत अवस्था में। उसका पूरा शरीर जो है नीला पड़ गया। देख करके पूरा कोहराम मच गया, पूरे मुल्क में हाहाकार मचाइए क्या। अब महाराज पूरे बेबस देख करके अपनी औलाद को तो इतना परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, इसको तो सर्प ने डस लिया है। बहुत सारा ओझा तांत्रिक सब बुलाया गया, लेकिन किसी के बस का कुछ भी नहीं है। उसको ले जा करके अब उसकी मैयत की तैयारी की गई दफनाने के लिए। ले जा करके उसको जहाँ पे कब्रिस्तान था, पूरी जनता वहां पे गई, महाराज उसको ले करके वहां पे गए, शामिल हुए सब और उसको दफना दिया पूरा विधि विधान से, और सब राजमहल वापिस आ गए। जब वापिस आ गए उसके बाद सुबह जब हुई तो महाराज जो थे अपनी रानी के साथ कहने लगे कि जाकर के अपनी पुत्री से मिल के आता हूँ, शहजादी से मेरा मन नहीं लग रहा। और वो फूल लेकर के पहुंचते हैं, वहां पे जाते हैं। जैसे ही शहजादी की कब्र पे देखते क्या है, वो फूल हाथ में पकड़े हुए हैं और कब्र की तरफ निगाह डालते हैं, अरे ये तो कब्र खुदी हुई है, यहाँ तो है ही नहीं, जो ताबूत रखा गया था उसकी लाश दफनाई गई थी वहां पे मैयत है ही नहीं। अब वो बहुत परेशान वहीं पे उगस खा के गिर जाते हैं। पीछे से उनके वजीर लोग और भी जो सेवक होते हैं उनको पकड़ के सैनिक लोग उठा करके ले जाते हैं, उनका इलाज कराया जाता, तभी वो होश में आते। लेकिन वो होश में आते तो हैं, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं रहता, बस वो शहजादी की याद में इतना परेशान रहते हैं कि अब करें तो क्या करें। खैर उनका इलाज होता है, वो थोड़ा सा जब होश में आते हैं तो पूछते हैं कहाँ है हमारी पुत्री। इधर क्या होता है, जो नवयुवक होता है वो वहां से सरहद पार उनकी जो पुत्री होती है उसकी वो निकाल करके लाश और अपने घोड़े पे लाद करके वो चला जाता है बाहर, उस मुल्क से बाहर चला जाता है। और वहां पे वो एक सराय में कमरा किराए पे लेता है और वहीं पे रहता है। रात को जब बहुत रात हो जाती, सभी लोग सो जाते हैं, वहां पे उसको बक्से से उसको जो होती है उसकी लाश उसको निकालता है और घोड़े से, क्योंकि जब वो ले जाता है वहां से तो बंद करके रख देता है, क्योंकि हो सकता है नागरिक लोग देखें तो कुछ कहें, तो वो निकालता है और मंत्र वगैरह पढ़ता है उसको, फिर वो नाग बन जाता है, एक आता है और उसको सारा जहर चूस करके उसको सही कर देता है। इधर जो वो सही हो जाती है तो वो कहती है कि तुम कौन हो, पानी मांगती है और उसको पानी देता है। तो पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ कैसे लेकर के आए हो। मैं एक बहुत बुरा सपना देख रही थी कि मैं रात में सो रही थी और एक सर्प आता है और मुझे काट लेता है और मैं बेहोश होकर के नीचे गिर जाती हूँ। उसके बाद मुझे दफनाया जाता है और मैं वहाँ से, तुमने कब्र को खोदा और मुझे वहाँ से निकाल करके घोड़े पे लादा, उसके बाद मुझे बक्से में डाला और यहाँ सराय में लेकर के आए और मुझे जो है तुमने ही ये सब किया है। तो कहता है ये सपना है, ये हकीकत है, ये सही बात मैं नहीं किया। तो पूछती है तुम कौन हो, तो कहता है कि मैं एक जादूगर का पुत्र हूँ, मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं बहुत ही उसमें था, लेकिन तुम्हारे घमंड को देख करके मैंने सोचा तुम्हारा घमंड तोड़ा जाए, इसीलिए मैंने ऐसा सब किया। तो अब वो जो है फिर उसके साथ चली जाती है, वहाँ पे मजबूरी है, कहता है कि मैं तुम्हें दासी बना के रखूंगा यहाँ पे जब तक तुम्हारा घमंड नहीं टूट जाता। अब वो उसके पास तो मजबूरी थी, वो कहीं जा नहीं सकते थे, इस तरह से वो बाहर वहाँ से निकल कर एक झोपड़ी बना करके वहाँ पे रहने लगते हैं। अब वो बेचारी जो थी राजकुमारी थी, शहजादी थी एक मुल्क की,
वो कहती है अब क्या करे, फंसी तो है ही है वहां पे, ना इधर जा सकती ना उधर से, लेकिन उसका भी मन थोड़ा थोड़ा पसीज जाता है कि देखो इसने इतना सब कुछ किया है सिर्फ और सिर्फ मेरे घमंड को तोड़ने के लिए। और उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एहसास होता है और वो अच्छी तरीके से उसके साथ रहने लगती है। लेकिन वो क्या करता है, वो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तो उसने भी अपने दिल को मजबूत बना लिया कि मैं इसका घमंड तोड़ करके ही रहूंगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो कुछ दिन बीतते हैं, एक दिन उसको भी धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते उसकी आदत पड़ जाती है और उसको तो कहीं ना कहीं पसंद करने लगता है। राजकुमारी भी उसको पसंद करती है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को कुछ नहीं कहते हैं। ऐसे ही वो शाम को समय वो जाता है, कहता मैं आज रात को देर में आऊंगा, अगर देखता हूँ ये भागना होगा तो भाग जाएगी, नहीं तो रुकेगी तो मैं इससे अपने दिल की बात कहूंगा। शाम हो जाती है, रात हो जाती है, लेकिन ये जब जाता है बुझे मन से कि हो सकता है वो चली गई हो, अब नहीं रुकेगी, क्योंकि वो शहजादी थी, कहाँ मैं एक गरीब हूँ और वो एक मुल्क की शहजादी, मेरा इससे कहाँ बन सकता कुछ भी। वो जाता है बुझे मन से, चले जाके देखता है और देखता क्या है, अरे ये तो वाकई में भोजन बना रही है और आराम से बैठी हुई है, मेरा वेट कर रही है, रास्ता देख रही है। जा करके वो बैठ जाता, वहीं पे जाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है, अपनी बात को मन में दबा लेता है। इधर राजकुमारी जो है वो भी यही सोचती है कि कहें, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहती, लेकिन दोनों ही एक आपस में चाहते एक दूसरे को, कहते नहीं हैं। और वहां से वो कहता है चलो तुम्हें तुम्हारे पिता महाराज के पास छोड़ के आता हूँ। राजकुमारी कहती ठीक है चलो, वो भी मान जाती, कहती जब इसको मुझसे परवाह ही नहीं है, मुझे छोड़ने की बात कर रहा है, चलो मैं जा करके अपने पिता महाराज से ही कुछ कहूंगी। और वो वहाँ तैयार होकर चल देती। दोनों ही आ जाते हैं अपने मुल्क जहाँ पे वो रहती थी शहजादी, आते हैं और पिता महाराज जब देखते हैं तो अपनी पुत्री को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब ये पता चलता है कि इसी नवयुवक ने हमारी पुत्री की हालत की थी, इसी की वजह से यहाँ पे इतना सब कोहराम मचा, यह सब हुआ, बहुत ही क्रोध होते हैं, क्रोध में भर के कहते हैं क्रोधित होकर के कि इसको जो है फांसी की सजा सुनाई जाए। अब राजकुमारी रोने लगती है, कहती है नहीं पिता महाराज, इसको फांसी की नहीं सजा सुनाई जाएगी, ये बहुत ही अच्छा है, इसने सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा विचार मन में इसके था कि हमारा घमंड टूटे, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, गरीब मजबूर पे इस तरह से सजा नहीं सुनानी चाहिए। तो वो कहता क्यों नहीं सजा सुनानी चाहिए, नहीं वो इस लायक नहीं, वो तो हमने बेरहमी से उसको कह दिया था बूढ़ा। तो वो पूछता कि बूढ़ा तुम्हारा कौन था? तो नवयुवक कहता बूढ़ा हमारा कुछ भी नहीं था, बूढ़ा जो है एक इंसानियत के नाते मैंने ऐसे कहा था। तो कहते तुमने ये बताओ, सबसे पहले तुम्हें सारे रहस्य बताने होंगे कि तुमने ऐसे किया कैसे। तुमने राजमहल से जो है हीरा चुराया, राजरत्न उसको चुराया, और उसके बाद में तुमने राजकुमारी को जो है सर्प ने डसा, ये सब कैसे क्या हुआ? तो पूरी दास्तान बता देता है कि हीरालाल को हम ही चुरा के ले गए थे, हम सांप बन करके आए थे, तुम्हारे सैनिक बैठे रहे थे, नहीं जान पाए, वहीं आसपास थे, और मैं उसके बाद में सांप बन के ही वहां से निकला जेल से, और मैं आपका मुकुट भी लेकर के यहाँ से गया। उसके बाद में मैंने जो है वहाँ पे सर्प बन के राजकुमारी को भी डसा, फिर आप जब उसको दफना के आए तो मैं दोबारा गया, क्योंकि मुझे पता था कि सर्प के काटे हुए व्यक्ति को 3 दिन तक अगर उसका जहर निकाल दिया जाए तो वो जीवित हो सकता है, और मैं जादूगर का बेटा, ऐसा उसने सारा किस्सा बता दिया। फिर जब राजकुमारी रोने लगी, ये सब उसको पता चली बात राजा को, तो उसने उनसे विनती करी कि मेरी शादी इन्हीं से कराई जाए, मैं इन्हीं के साथ हूँ। अब महाराज विवश हो गए, उन्होंने फिर उसकी शादी उससे करा दी, और बूढ़े को भी वहां से उसको भी माफ कर दिया, और सारी प्रजा में पूरी सुख शांति छा गई कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होता कि शाही सवारी आती तो रास्ता साफ करो, या फिर कोई भी किसी तरीके से काम करे तो उसको इतनी बेरहमी से सजा सुनाई जाए। तो पूरा राज्य सुखपूर्वक रहने लगा। उन दोनों की शादी करने के बाद में सब चीजें बदल गई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई कहानी के साथ।